हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नीट 2025 के एग्ज़ामिनेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है और हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में नीट 2025 का एग्ज़ामिनेशन हो पाए। अब हमारे पास केवल 3 मंथ्स बचे हुए हैं जिनमें हमको इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि हम सभी लोग नीट में सेलेक्ट हो जाएं और गवर्नमेंट स्कूल के या गवर्नमेंट कॉलेज के MBBS में हमें एडमिशन मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे अच्छे तरह से अपने सिलेबस को तैयार करना पड़ेगा, जिससे हम एग्ज़ामिनेशन में अपने पूछे गए हर एक क्वेश्चन को एकदम सही से आंसर कर पाएँ। क्योंकि ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न अगर हमें हुआ तो वहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस होंगे या हमारे नंबर होंगे वो घट जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कि हम बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन किस तरह से सही कर पाएँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि बायोलॉजी में कितने तरह के या कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो बायोलॉजी में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट पर बेस्ड होते हैं और दूसरे होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या यूँ कहें कि स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं। फैक्ट वाले क्वेश्चंस को हमें याद करना पड़ता है। इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स, नंबर्स, ठीक है, या आपके मैच मेकिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी फैक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें याद करने की ज़रूरत होती है। अगर वो हमें फैक्ट याद है तो हम आसानी के साथ में उसको आंसर कर पाएंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादातर लोग सही नहीं कर पाते हैं पूरे। क्यों? क्योंकि उनको उन स्टेटमेंट में जो लाइंस लिखी हुई हैं या जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें ना तो वो सही से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और ना ही उनको ये पता होता है कि ये स्टेटमेंट वाकई में सही है या गलत है। कई बार वो स्टेटमेंट के फॉर्म में किसी प्रोसेस को लिख देते हैं, ठीक है, 4 या 5 स्टेटमेंट दे दिए और उनमें से 2 स्टेटमेंट सही पूछ ले या ये पूछ लिया कि इनमें से कौन से 3 स्टेटमेंट गलत हैं। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है। या एजर्शन रीजन्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके स्टेटमेंट पर ही बेस्ड होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर की हर एक लाइन क्लियर होगी। तो फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तो सभी लोग आसानी से कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे हमें याद करना होता है। और हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सही से पूरे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि जो बायो के टोटल चैप्टर्स हैं उनमें से सभी चैप्टर्स से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन NTA नहीं बनाता है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन चैप्टर हैं या पोर्शन हैं जिनसे, या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा उठाए जाते हैं। और इस बात को आप चेक कर सकते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और मैं जिन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा उन चैप्टर्स को आप देखिए, आपको मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट वहीं से मिल जाएंगे। तो अगर हम इस तरीके से तैयारी करें कि जो फैक्ट वाले चैप्टर्स हैं उनको हम जब पढ़ें या याद करें तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से केवल और केवल एग्जाम्पल्स, नंबर, है ना, या इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। तो उनमें हम अपना स्टेटमेंट या लाइनों को क्लियर करने में दिमाग नहीं खराब करेंगे। और जब हम स्टेटमेंट जिन चैप्टर से पूछा जा रहा है उनको तैयार करेंगे तो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो यही रहेगी कि हम इनकी हर एक लाइन को अच्छे से क्लियर करें ताकि हम उनसे पूछे गए स्टेटमेंट को सही से क्लियर कर सकें। तो आइए हम देखते हैं कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस किन इंपॉर्टेंट चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट लिखी हुई है 10 चैप्टर्स की। इनमें से जो आपके 5 चैप्टर हैं वो हैं बुक सेकंड के, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल जाते हैं। और जो फर्स्ट बुक है उसके भी 5 चैप्टर हैं, ठीक है। इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चौथा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पांचवा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो ये 5 चैप्टर हमारी सेकंड बुक के हैं, जिनमें से जो फर्स्ट ऊपर के जो 2 हैं ये हमारी फर्स्ट यूनिट के हैं। लास्ट के जो हैं 3 और 4 नंबर के ये हमारी सेकंड यूनिट के हैं। देखिए अब इसमें अगर हम बात करें, ये जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इनसे फैक्ट और स्टेटमेंट दोनों ही टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, यहाँ से
ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं या बनाए जाते हैं एनटीए के द्वारा वो स्टेटमेंट टाइप्स के बनाए जाते हैं। और अगर आप एक बात और देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेशन, इनके एग्जाम्पल्स में भी जो लाइनें लिखी हुई हैं वहाँ से भी वो डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा करके बना देते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को, या यूँ कहें कि इन पांचों चैप्टर को, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इससे भी स्टेटमेंट ज़्यादा उठाए जाते हैं, फैक्चुअल भी होते हैं। तो इन पांचों चैप्टर को जब हम तैयार करें तो हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि हम इनकी हर एक लाइन को क्लियर करें। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, तो जहां पर अगर मैं आरएनए की बात करूं तो जहां पे टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए दिया हुआ है, ठीक है, तो उनमें हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद जब सेकंड लाइन पर जाएं, या जहाँ पे आपका पॉलीसिस्टोनिक दिया हुआ है ना, सिस्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को जब हम पढ़ें तो हम उसकी पहली और बाद, आगे और पीछे की जो लाइनें हैं दोनों में कंट्रास्ट हम कंपेयर कर लें कि कौन सा वर्ड, कीवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको हटाने पर ये दोनों जो लाइनें हैं, दोनों स्टेटमेंट हैं, उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरह से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट बुक के चैप्टर की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट फिजियोलॉजी से आ गया। फिर जो 4 चैप्टर हैं वो हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये जो आपके चैप्टर हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के चारों, इनसे फैक्चुअल भी बनते हैं और स्टेटमेंट वाले भी बनते हैं। तो जहाँ पर इन चैप्टरों में प्रोसेस दी गई है, जो प्रोसेस समझाएगी, जैसे सपोज करिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो जहाँ पर CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है वहाँ से डायरेक्ट वो स्टेटमेंट बना देंगे। जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई दिया हुआ है, जहाँ पे पोडोसाइट वगैरह की जो सेल्स वगैरह पूछी जाती हैं वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, उसी तरह से, सॉरी पोडोसाइट नहीं, जहाँ पे एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर है वहाँ आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करें तो जहाँ पर आपका कार्डियक साइकिल आ गया है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जहाँ पर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स दिए हुए हैं, यहाँ से आपसे स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपका जहाँ पर ऐसे नोड के बारे में या AV नोड के बारे में है, यहाँ से क्वेश्चन वो डायरेक्ट उठा लेगा। उसके अलावा इन सभी चैप्टर्स में प्रोसेस के अलावा जो डिसीज़ दी गई हुई हैं चैप्टर के लास्ट में, वहाँ से भी वो डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा देते हैं। और इन 10 चैप्टर्स में हमें हर एक लाइन को इतने अच्छे से क्लियर करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिससे कि यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट हमारा गलत ना हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देखिए, स्टेटमेंट बनाने को तो किसी भी चैप्टर से बना सकते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट इन्हीं चैप्टर से उठाए जाते हैं। और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं इम्पॉर्टेंट, वो हैं आपके ये 3, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट्स के ही बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आप उठा के देखें तो इन तीनों चैप्टर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो अगर हम इन 10 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें और NCERT की इन चैप्टर्स की हर एक लाइन को अच्छे से क्लियर करें, और ना केवल क्लियर करें बल्कि हम प्रीवियस ईयर पेपर के या जो हमारे पास मॉक टेस्ट हैं उनको हम सॉल्व करें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को, तो हम बहुत ईजिली इनके स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर बचते हैं उनसे फिर हमें फैक्ट याद करने को रह जाएगा। ठीक है, उन चैप्टर को की भी आप लाइनें क्लियर कर लीजिए, पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट वो इन्हीं चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और मैं अब आगे आपको पहले मैं इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा लाइन टू लाइन। ठीक है, और मैं इनके कीवर्ड्स को समझाऊँगा, और मैं इन चैप्टर्स में वो लाइन्स जो स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा सोचा है ताकि जिससे आप लोग इन चैप्टर्स की उन लाइनों को सीधे समझ करके, या यूँ कहें कि उनको लर्न करके अच्छे से अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को नीट में कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और फिर हम इसकी बहुत जल्द सीरीज़ आपकी शुरू करेंगे। थैंक यू।